अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि वीकेंड शुरू हो चुका है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे से तो जी हम कोशिश करते हैं कि आपको फ्राइडे से संडे तक रोज एक भेजा फ्राई तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी इंटरव्यूज तो चले होते ही रहते हैं, लेकिन खैर हम आज की न्यूज की तरफ चलें तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कहा है जी आप 2 जून तक के लिए इमरान खान को जमानत मिल गई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब खान साहब को दोबारा अदालत में नहीं बुलाया जाएगा और 2 जून तक कुछ भी नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, पॉपकॉर्न्स और चॉकलेट्स वगैरह सब रेडी रखिए, इसलिए कि पाकिस्तान से जो है वो नौटंकियों की और ड्रामों की और उसके साथ साथ इस किस्म के आइटम नंबर जो हम डालते रहते हैं बीच बीच में, उसकी कमी नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो जो हमें देखते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारा जहाज टेक ऑफ करने वाला है। जी हाँ, और आप जैसे कि जानते ही हैं कि खान साहब ने चुप तो बैठना नहीं है, इसलिए कि चुप बैठने की तो उनको आदत कोई नहीं है। तो खान साहब ने जो है फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देना है। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जी जो पंजाब पुलिस है उसने इमरान खान को जी वारंट, सर्च वारंट दिखा दिया है और इमरान खान की टीम यानी कि जो लीगल टीम है उन्होंने खान साहब को की तरफ से इजाजत दे दी है कि वो जमान पार्क जो इमरान खान का घर है उसमें अंदर जाकर ढूंढ सकते हैं। अब क्या ढूंढ रहे हैं ये तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि खान साहब के घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 40 टेररिस्ट हैं। मतलब ये कि खान साहब ने तो अच्छी खासी मतलब पार्टी कर रखी है वहां पे। लेकिन देखने में यह आया है कि जी जब मीडिया वहां पे मौजूद था, कल भी मीडिया वहां पर था, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब ने बुला लिया था और किसी को कोई भी फिलहाल तो नहीं मिला, यानी कि वो जो जितने टेररिस्ट बताए जा रहे थे वो नहीं मिले। हाँ, कुछ टेंट वेंट लगे हुए थे, कुछ इस किस्म की चीजें थी, तो उसमें लोग बड़े परेशान थे कि जी ये टेंट जो है मतलब जो एक कहना चाहिए गवर्नमेंट के लोग जो गए हुए थे या गवर्नमेंट पार्टी में जो उस वक्त पीएमएलएन के जो लोग इंडियन मीडिया पे बैठे थे वो कह रहे थे देखिए देखिए जी टेंट है और लोग नहीं है। तो खैर वो टेंट तो हो सकता है कि खान साहब के एम्प्लॉयज के हों, खान साहब के गार्ड्स के हों, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट जो है वो खान साहब के घर जमान पार्क में बैठ कर और टीवी पे जो है वो साथ भी कभी बहुत ही देख रहे होंगे, है ना। तो नहीं, वो गोपी बहू भी देख सकते हैं, इसलिए कि हमारा टेस्ट इतना ही खराब हो चुका है कि अब हम गोपी बहू भी देखा करते थे एक जमाने में, कैसा ड्रामा था। तो खैर खैर हम ये बात नहीं कर रहे थे। खैर हम आपको ये बता रहे थे कि जी इमरान खान के लिए कहा गया कि जी उनके घर में टेररिस्ट है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि खैर ये एक बहाना है ताकि जमान पार्क में जाकर पुलिस जो है वो खान साहब के घर के अंदर जा सके। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के भांजे, इमरान खान के नेफ्यू यानी कि उनकी बहन के बेटे हसन न्याजी, ये आप देख सकते हैं, हसन न्याजी की पिक्चर भी मैं दिखा रही हूँ, ये भी हसन न्याजी हैं और ये भी हसन न्याजी हैं। जी हाँ, हसन न्याजी साहब को ढूंढा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से यानी कि बोले तो भाई लोग की तरफ से कहा गया है गवर्नमेंट को कि हमें जी हसन न्याजी ढूंढ के दो। अब हसन न्याजी क्यों ढूंढ के दो, ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर अचानक से हसन न्याजी की इतनी डिमांड क्यों है। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है, बताओ 50। जी, ये थे हसन न्याजी जो कि कोर कमांडर के घर में गए थे और वहां पे जो तोड़फोड़ हुई वो तो हुई सो हुई, लेकिन साथ ही उनके कपड़े उठा के लिए और उसके बाद उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि जी उनकी वेस्ट का साइज क्या है और उनकी ट्राउजर के डंडे पे लेके यूं करके खड़े हुए थे। और इस बात के ऊपर जी जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट है या एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि भाई ये कौन सा तरीका है ना कपड़ों का साइज बताने का। तो इसलिए जी हसन न्याजी साहब को जो है ढूंढा जा रहा है। अब जैसे ही वो मिलेंगे उसके साथ ही छत्तर परेड शुरू हो जाएगी, आपको तो पता है, दे टिका के। लेकिन बात सारी ये कि जी ये हरकत भी कोई सही नहीं है। हसन साहब
साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपको जितना मर्जी इख्तलाफ हो आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से या एजेंसी से, हम भी नाम लेकर मतलब बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह से आप किसी के कपड़ों का साइज बताएंगे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इसीलिए हसन न्याजी को ढूंढा जा रहा है और इमरान खान के घर जमान पार्क में बार बार पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। ये और बात है कि जा नहीं पा रही थी, लेकिन आज जैसे हमने आपको बताया कि आज परमिशन मिल गई है और इमरान खान की लीगल टीम ने कह दिया है कि ठीक है जी, आइए आप अंदर और चेक कर लीजिए आपको जो टेररिस्ट आप बता रहे हैं, जो कि कहना ये है कि जी वैसे तो खैर हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं, यानी जो टेररिस्ट हमारे घर में बैठे हुए हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से लकवी नकवी कौन कौन से, उन सबको तो हम कहते हैं तो हीरो हैं, ये तो नेशनल हीरो हैं। लेकिन आम पब्लिक जिसने जाकर जीएचक्यू में अटैक किया, जिसने जाके हमारे जो शोधा थे उनके स्टेचूज वगैरह को तोड़ा गया, बहुत कुछ हुआ, उनको जरूर टेररिस्ट कहा जा रहा है। बिल्कुल कहिए टेररिस्ट उनको, आप कह सकते हैं टेररिस्ट उनको, लेकिन साथ में उन लोगों को भी तो टेररिस्ट कहिए ना जिसको यूनाइटेड नेशन ने जो है कहा हुआ है कि जी ये टेररिस्ट है, लेकिन हमारे लिए वो हीरो है, हमने उनको हीरो बना रखा है। तो हमें असल में कंफ्यूजन है, हमें समझ ही नहीं आती कि हीरो कौन है और टेररिस्ट कौन है, या ये कि जो हमारे हीरो है वो टेररिस्ट क्यों है, और अगर ये टेररिस्ट है तो हमारे हीरो क्यों है। मतलब ये वो चीजें हैं जो हम पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आ रही। तो अगर हमें कोई और कंट्री के लोग देखते हैं, जैसे कि इंडियंस देखते हैं, तो उनकी क्या खाक समझ में आएगा। तो इसलिए अपने दिमागों पे बिल्कुल जोर मत डालिए और ये देखिए कि खान साहब क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। सॉरी, खान साहब को बस रोता देख के मुझे भी रोना आ गया। खान साहब कह रहे हैं मैं अकेला खड़ा रहूंगा। भाई अकेले तो आप हो ही गए खान साहब, आपकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के उड़ गए, भाग गए आपको। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान खान साहब आप अकेले नहीं है, जरा खिड़की से बाहर देखिए, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं आपको कंपनी देने के लिए। लेकिन बात तो वही है, जैसे बच्चन साहब की मूवी थी ना डॉन, उसमें वो कहते हैं कि जी इतने पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, फिर भी वो हेलन जी को कहते हैं कि जी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये जो तुम बारात लेकर आई हो ये किस लिए लाई हो, मतलब इस किस्म का कोई डायलॉग था ना वहां पे बाहर। तो अब खान साहब के घर के बाहर भी पूरे पुलिस वाले जो बारात लेके खड़े रहते हैं, मगर खान साहब जो है वो हाथ ही नहीं आते। और अगर खान साहब लड़की होते तो क्या होता, अगर खान साहब लड़की होते तो गाना तो फिर फिट हो जाता था ना, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। लेकिन खैर अब खान साहब तो लड़की है नहीं, और वैसे तो लड़के भी नहीं रहे अब, लेकिन बहरहाल जो भी है बहरहाल खान साहब काबू नहीं आ रहे। लेकिन ये जरूर है इमरान खान साहब ने ये भी एक बड़ा यू टर्न मारा है। पहले तो वो फौज को बुरा भला कह रहे थे, एजेंसीज को बुरा भला कह रहे थे और वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी इन लोगों ने करप्शन की है, या आसिम सलीम बाजवा का नाम ले लेते, या फैज हमीद का नाम ले लेते, या किसी और का नाम लेते जिन्होंने करप्शन की है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जी इन लोगों को जिनको अभी गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है, इनको क्यों बिठाया है, इनको हटा दो और मुझे बिठा दो। खान साहब का सिर्फ यही एक डिमांड थी, यही एक रोना था, इसके अलावा तो खान साहब कुछ कह ही नहीं रहे थे। साथ साथ इमरान खान साहब की ये भी जिद पकड़ रखी है इमरान खान साहब ने कि जी आप इलेक्शन करवाइए और वो भी अक्टूबर से पहले। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में ऐसे क्या प्रॉब्लम है, अक्टूबर में तो मौसम भी बड़ा अच्छा होता है ना सर्दी ना गर्मी, तो उस वक्त अगर इलेक्शन होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, लोग जाके लाइन में जो खड़े होते हैं वोट डालने के लिए। हालांकि उन वोट्स का कोई मतलब नहीं होता, वो होता वही है जो मंजूर है भाई लोग होता है। तो लेकिन फिर भी खैर वोट डालने चले जाते हैं कुछ लोग वैसे ही, वो सेल्फी वेल्फी बनाने के लिए। तो मगर बात सारी ये है कि इमरान खान इतना ज्यादा अक्टूबर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इमरान खान अक्टूबर के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर से पहले इमरान खान के फेवरेट जो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आजकल हैं उमर अता बंदयाल, ये जी यही वाले तो हाँ जी ये जी हो जाएंगे रिटायर, ठीक है। और ये जो है ये खान साहब के साथ हैं, इन्हें खान साहब बहुत पसंद है, खान साहब के बहुत बड़े वाले फैन है। इसीलिए जब खान साहब जो है ना वो अदालत में गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुड टू सी यू,
तो वरना हर किसी से तो नहीं कहते जी, हर मुजरिम से तो नहीं कहते ना गुड टू सी यू, ऐसा थोड़ी होता है। तो और उसके बाद खान साहब जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में भी नहीं गए थे, खान साहब को तो मर्सिडीज में लाया गया था। तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि ये हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है यानी कि बंदयाल साहब, ये रिटायर हो रहे हैं सितंबर में। अगर ये सितंबर में हो गए रिटायर तो इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे जी ये वाले जस्टिस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए कहा जाता है कि उनको खान साहब कोई खास पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में क्रिकेट नहीं देखते होंगे, है ना? जस्टिस काजी फाइज ईसा, मुझे लगता है कि ईसा साहब ने मतलब क्रिकेट या तो देखते नहीं है या फिर उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है कि स्पोर्ट्स वगैरह में। वरना खान साहब ने तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मतलब बता बता के खान साहब का गला सूख गया। लेकिन खान साहब ये नहीं कहते कि उनके साथ 11 लोग और थे जो बेचारे उनके साथ टुक 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 खेले जा रहे थे, और लेकिन खान साहब कहते कि जी वर्ल्ड कप तो मैं लाया हूँ, और बाकी 11 क्या कर रहे थे? वो मटर छीट रहे थे क्या बैठ के? लेकिन खैर अब खान साहब से कौन बहस करे। मटर से मुझे याद आया कि आपको तो जानते ही, हमारे यहाँ तो हमारे फौजी जो है मटर भी छीलने लग गए, और फौजी मटर जो है उसके पैकेट भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाए हैं, और यही एक अच्छा काम है जिसकी वजह से मैं अपनी जो फौज है उसकी फैन हूँ, इसलिए कि यार मटर मेरे से नहीं छिले जाते और पसंद मुझे बहुत है। मटर पुलाव और इस तरह की चीजें मुझे बहुत मजे की लगती हैं, लेकिन छीले कौन? लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग कि अब मटर छीलने शुरू कर दिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खान साहब का कहना ये है कि जी उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है तो इसलिए जो है वो इलेक्शंस जो है जी वो अक्टूबर से पहले हो जाने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को ऐसा लग रहा है कि जी उनके जो फेवरेट या उनको जो फेवर देते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो उसके बाद खान साहब का जीतना मुश्किल है। लेकिन अगर खान साहब को ऐसा लगता है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि खान साहब ना जीत सके, तो इसका मतलब तो यही बना कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शन में होती है और हर इलेक्शन में होगी, और इसी वजह से गवर्नमेंट इस बात पे बजिद है कि नहीं हमने अक्टूबर में ही इलेक्शन कराने हैं, और खान साहब कहते हैं अभी करा दो। तो बहरहाल इससे तो एक बात और भी साबित हो गई जो मैं बार बार शोज में कहती रही हूँ, और वो ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी डिवीजन है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं जिस जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले हो जाएं ताकि चीफ जस्टिस और बाकी लोग इमरान खान की मदद कर सकें, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद ही होने चाहिए ताकि जो नए चीफ जस्टिस आए वो इमरान खान को ज्यादा आगे ना बढ़ने दें और वो दूसरी तरफ जो पार्टीज हैं उनकी मदद करें। मगर इस सारी बातचीत में अगर कोई चुप है तो वो है जी पीपल्स पार्टी, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, जिनका किसी किस्म का स्टेटमेंट हम नहीं देख रहे, जिनको हम कुछ कहता सुनता नहीं, हमें सुनाई दे रहा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और लग ये रहा है कि इस वक्त ये PMLN स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच की लड़ाई है, और बाकी सब लोग बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं या फिर आइसक्रीम भी खा सकते हैं वैसे तो, और बस देख रहे हैं जी। अब इस वक्त जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि जी टर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि उनका कहना यह है कि टर्की में भी जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद भी इलेक्शंस हो रहे हैं। वो तो सही है सर, लेकिन मतलब ये टर्की तो नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो दुनिया में किसी जगह नहीं होता। तो इसलिए प्लीज आप दूसरी कंट्रीज को कंपेयर ना किया करें पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, यानी जहां पे सोच खत्म हो जाती है लोगों की, वहां से पाकिस्तानी सोचना शुरू करते हैं। ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे खैर हाँ, हम चलते जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान का कहना है मुंतजिर हूं कोई बातचीत शुरू करे। ये कहना है इमरान खान साहब का, यानी कि कौन बातचीत शुरू करे खान साहब, ये भी बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि खान साहब कह रहे हैं आर्मी को, खान साहब कह रहे हैं स्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज को, यानी कि फौज को और ISI को कह रहे हैं कि वो मुंतजिर हैं कि कोई आए और उनसे बातें करे। जैसे बड़ा अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ एक चीज और भी आजकल चल रही है, लोगों का कहना ये है पाकिस्तान में जब भी कोई किसी को फोन कॉल करे तो एज अ मुस्लिम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम 2 बार सलाम करें, यानी कि पहली बार हम सलाम उसको करें जिसको कि हमने कॉल किया है, और दूसरी बार सलाम उसको करें जो रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके बाद वक्त आने पे वो ठुस सामने कर देगा और कहेगा ये देखो ये लोग ये बात कर रहे थे। इसलिए कि पाकिस्तान में आजकल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ऑडियो और वीडियो जो है वो लीक हो रही है। यानी कि जब कोई किसी से बात करता है उसके बाद ही कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ऑडियो आ जाती है या वीडियो आ जाती है, और उसके बाद यही कुछ हमारी एजेंसीज कर रही हैं। ना तो TTP की तरफ किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही कहीं और। अरे हाँ, मुझे TTP से याद आया
کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے کسی شو میں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، بلکہ ٹی وی چینل پہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. بات ہم نے کی تھی جی ٹی ایل پی کی، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان. تحریک لبیک پاکستان، جی ہاں، یہ وہ ایک کارڈ ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جو ویسے تو خیر اپنے پاس انہوں نے کئی کارڈ رکھے ہوئے ہیں عمران خان کو ڈرانے دھمکانے اور ہٹانے کے لیے، لیکن ایک کارڈ یہ بھی ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے آئے تھے مولانا فضل الرحمان آ تو گئے تھے، لیکن اپنے کچھ لوگوں کو لے کے لیکن ایک ہی دن میں واپس چلے گئے، اور وہ لوگ ہیں پٹھان. تو انہوں نے کیا کچھ کہنا تھا خان صاحب کو، لیکن ٹی ایل پی والے یہ ہیں پنجابی، اور ان کے ساتھ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی خان صاحب کا 36 کا آنکڑا رہتا تھا. تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کو میدان میں اتارا جائے گا اور خان صاحب کو ڈرانے کے لیے. اور یہ لوگ اس طرح کے، یعنی یہ تو سر تن سے جدا والی پارٹی ہے نا، تو یہ تو عمران خان پہ کسی قسم کا بھی ایلیگیشن لگا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ریلیجن کے خلاف یہ بات کی، یا ریلیجن میں انہوں نے یہ غلط بول دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جو کہ خان صاحب اکثر کبھی اپنے آپ کو کچھ اور کبھی کچھ بتاتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی ایلیگیشن جو ہیں وہ خان صاحب پہ لگائی جا سکتی ہیں ٹی ایل پی کی طرف سے، اور اس کے بعد تو بس سمجھیں کہ بس ٹکٹ کٹ گیا. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک پتہ ہے جو کہ بڑا خطرناک پتہ ہے، جو کہ ہرگز ہرگز کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ صرف عمران خان بلکہ کسی بھی سٹیزن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ایک پارٹی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے ہی یہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد یا کہیں پہ کسی بھی سٹی میں پہنچتے ہیں، کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور یہ تین لوگ یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان، تحریک انصاف اور کیا وہ ہے ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنائی ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پھنس گئی ہیں. لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بات کرنے کے ساتھ ہی، میں نے یہ بات 2 دن پہلے میں نے کی تھی، میں کتنی مہان ہوں، مجھے دیکھیں کیسی کیسی آئیڈیا آتے ہیں. اور یہ بات میرے کرتے کے ساتھ ہی جی یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جی پاکستان بچاؤ مارچ جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور 22 مئی کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد. اور یہ جو کچھ جی ایچ کیو میں ہوا اور دوسری جگہوں پہ ہوا، فوجی جو سامان تھا، فوجی جو چیزیں تھیں، اس کو جو ڈیمیجز کیے گئے، اس کے خلاف یہ مارچ نکال رہے ہیں، اور یہ بڑے اب اگینسٹ بات کر رہے ہیں عمران خان کے. لیکن بہرحال ہم تو خیر یہی دعا کرتے ہیں کہ مذاق اپنی جگہ، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب خیریت سے رہیں، اور اس قسم کے لوگوں کا یا اس قسم کے کارڈ جو ہے وہ استعمال نہ کیے جائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ بڑا سنبھل کے کھیل رہی ہے. وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لٹکا دی، بے نظیر کو مار دیا، یا اسی قسم کے نواز شریف صاحب کو باہر نکال دیا، یا 10 سال کے لیے وہ سعودیہ چلے گا، اور قسم کی کئی چیزیں ہوئی ہیں. اس میں اب لگ یہ رہا ہے، بلکہ لیاقت علی خان سے اگر ہم شروع کریں تو لیاقت علی خان صاحب کی بھی جو ہے جان گئی تھی اور اس قسم سے. مگر اگر ہم بات کریں عمران خان کی، تو اس بار لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ایجنسیز ہیں یا جو بھائی لوگ ہیں وہ کوئی اور طرح سے کام کر رہے ہیں، اور وہ فی الحال صرف عمران خان صاحب کو کمزور کر کے سائڈ پہ کرنے کی کوشش میں ہے. تو عمران خان صاحب کے کئی لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کئی ان کے ایسے لوگ جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک چیز ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو خاص طور پہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کا یہ خیال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہاں پہ بہت پاپولر ہے. مانا عمران خان صاحب پاپولر ہوں گے، لیکن اتنے بھی نہیں جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں. جو عمران خان نے سروے کی بات کی، عمران خان نے کہا جی ہم نے ایک سروے کیا ہے اور اس میں 71% لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان آ جائیں. تو وہ سروے بھی پی ٹی آئی نے خود ہی کیا ہے، اور ایسے سروے جو کیے جاتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کی کوئی، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. عمران خان آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک بنائے ہوئے مورے ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے کھیلیں گے اور اپنی مرضی سے سائڈ پہ رکھ دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان بار بار ضد کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، جس کے لیے فی الحال ابھی فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نظر نہیں آتی. اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی، عمران خان کو اعتراض تھا آرمی چیف کے اوپر، اور ان کا کہنا تھا کہ جی آرمی چیف ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور آرمی چیف جو ہیں، یعنی کہ اس وقت جو آرمی چیف پاکستان کے ہیں جنرل عاصم منیر، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی
وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، چاہے کسی کو کتنا بھی اعتراض ہو، ان کو ہرگز نہ تو ریپلیس کیا جائے گا نہ ہی ہٹایا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آرمی ہرگز اس قسم کی روایت اپنے اندر نہیں آنے دے گی جس میں یہ کہا جائے کہ جی جس میں یہ بتایا جائے کہ جی کوئی بھی پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تو یہ آرمی چیف پسند نہیں، آپ بدل دیجئے، کیونکہ اگر ایک بار ایسا ہوا تو یہ بار بار یہ چیز دہرائی جا سکتی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی جو ان کے ٹینیور ہے، جو ان کی مدت ملازمت ہے، وہ پوری طرح سے کمپلیٹ کریں گے۔ بات ہم کریں گے جنرل فیض حمید کی۔ فیض حمید صاحب وہ نگینے ہیں جنہوں نے عمران خان کو تراشا ہے، جنہوں نے عمران خان کو آگے لے کر آئے ہیں، اور جنہوں نے ہر طرح سے عمران خان کو پٹیاں پڑھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان کے ہی ساتھی فیصل واوڈا جنرل فیض حمید کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ کا کیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، خاص کا بھی اس میں بھی وہ ڈرے نہ گھبرائے مت، بولا کرے کھل کے۔ جنرل فیض حمید کا اس تمام تر بڑا تگڑا سوال کیا ہے۔ کردار ہے، اور جو فوجی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ عمران خان کے وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے، جو فوج میں وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے، جنرل فیض وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کھل کے بات کریں، جو ہے بغیرت۔ جی یہ تھے فیصل واوڈا جو عمران خان کی پارٹی کے ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد خیر اپنی سیٹ سے ہٹا بھی دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ڈوئل نیشنلٹی جو تھی اس کو چھپایا تھا۔ تو بہرحال اب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ خیر ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لبرٹی میں اس دن احتجاج ہوا 9 مئی کو، اور سب لوگ وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ بیچ میں چند لوگ جو مشتعل تھے انہوں نے پولیس سے بھی بدتمیزی کی۔ میری وہ بھی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہوگی جس میں پولیس کو یعنی کہ لوگوں کو پیچھے کر رہا تھا کہ پولیس سے بدتمیزی نہ کریں، اور یہ چیزیں لوگ پھر بھی میرے جو ہے وہ گلے ڈال رہے تھے، ٹریفک بلاک کر رہے تھے، ان کو منع کیا کہ ایک لین چلتی رہنے دیں، جس کے باعث کافی وہاں پہ لوگ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ روڈ بند ہوگی، کوئی ایمبولینس یا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی جا رہا ہوتا ہے، مین روڈ ہے، آپ ایک لین کھول دیں، اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن میرے بھی ادھر لوگ گلے ڈل جاتے تھے۔ تو خیر ادھر سے جب اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہاں سے اتنا معاملات خراب ہیں، تو یہاں سے جب یہ گرجا چوک کراس کیا، آگے آرمی کا میس تھا ایک، وہاں پہ بھی جا کے لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کی۔ وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جب اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ یہ رستے کراس کرتے چلے جا رہے ہیں آگے تک، تو ان میں سے ہمارے جو لیڈرز تھے موقع پہ، وہاں پہ لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور باقی جو دیگر جو لیڈرز تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جب اتنی انہوں نے جگہ اس طرح کرتے جا رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ اپنے کارکنان کو کہتے رکو یہاں پہ، ادھر سے آگے نہ جاؤ، لیکن کسی نے بھی وہاں پہ روکا کسی کو بھی، اور ادھر خیر یہ صاحب بھی وہی تھے جو کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ ہنگامہ کر رہے تھے 9 مئی کو، اور ایک ویڈیو اور ان کی ہے چھوٹی سی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں انقلاب مبارک ہو، فوجیوں سے جان چھڑائیں گے، فیصلہ عوام کرے گی، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں 4 جرنیل، 1 جرنیل اس قوم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر آپ دیکھ لیں، عوام فیصلہ عوام کر رہی ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن جی تو یہ صاحب تھے کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ، اور اس کے بعد یہ جو کچھ کر رہے تھے، اس کے بعد میرے خیال ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا جو کہ پاکستان میں بہت عام ہے اور بڑی آسانی سے کر دیا جاتا ہے، بس لے کے جاتے ہیں اور ودن 24 آورس جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم فرسٹ کلاس کام کرتا ہے۔ اور وہی میں نے آپ کو جو پہلی ویڈیو دکھائی تھی وہ بھی نہیں صاحب کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ किस तरह से ये बेचारे जो हैं अपनी कहानियां सुना रहे थे। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हम बताएंगे आपको इंडिया से खबर, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आजकल जापान गए हुए हैं और वहां पे G7 की मीटिंग को वो अटेंड करेंगे। साथ ही साथ मोदी जी की भी अजीब आदत है, मतलब जहां जाते हैं हम लोगों को याद करना शुरू कर देते हैं, इतना प्यार है उनको पाकिस्तान से। तो उन्होंने जाते ही जी पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो है वो आतंकी फैक्ट्री जो है वो बंद करे। ये तो बहुत दफा कहा है उन्होंने, मुझे वो फैक्ट्री नजर नहीं आ रही कहाँ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनको बंद करें, तो खैर हम कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब मान जाए कीजिए ना, मतलब लगेंगे हमें कोई 20-25 साल तो लग ही जाएंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो सकता है 50 साल भी लग सकते हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि बस जैसे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाएंगे और एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है मोदी जी। अब हमने 75 साल में इतने सारे हीरे नमूने पैदा किए, तो फिर उनको खत्म करने में, उनको रोकने में, उनको मतलब काबू करने में, उनको कंट्रोल करने में आप हमें मतलब 50 साल तो दीजिए ना। तो उसके बाद मतलब इस बारे में बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप हमसे बात कीजिए। आप हमारे यहाँ के क्रिकेट के लिए ट्रेड कीजिए, आना जाना रखिए, ठीक है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होता है वो भी कीजिए। तो बाकी ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को काबू कर रहे हैं, और हम जैसे मैंने कहा कि 50 नहीं तो 60-70 साल में तो हो ही जाएगा। ये तो मुझे पक्का लगता है। ठीक है, हम लोग उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे हम ऊपर से देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि जी इस बारे में भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने कहा है कि जी हम किसी और जगह जाकर जो है वो इंडिया के साथ खेल सकते हैं, जैसे दुबई वगैरह में। लेकिन हाँ, एक बात है कि ट्रेड ओपन करने के लिए पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत तैयार है। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ना बातचीत करनी है, ना आपने ट्रेड ओपन करनी है, ना आपने अपने टेररिस्ट जो है वो सही तरीके से उनको काबू करना है, और कोई काम नहीं करना। लेकिन हाँ, क्रिकेट जो है ना वो खिला लो इनको, बाकी सारे काम छोड़ दो। तो ये चीज जो है ना, ये जो डबल एक हम गेम खेला करते हैं, उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। किसी और को अगर समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे भी समझा दिएगा। बात हम कर रहे थे इंडिया की, तो कश्मीर की बात कैसे रह सकती है। कश्मीर में जी G20 हो रहा है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो हमारे दोस्त वगैरह लगा रहे हैं, और आप जाके देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी लिख दिया जी, ग्लोबल कश्मीर, और कश्मीर की बड़ी तारीफें की हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और वहां पे दुबई और कई दूसरी जगह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो मॉल बन रहा है, उसके लिए भी बताया जा रहा है, और पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी शेयर की जा रही हैं जिसको देख के लगता है कि हाँ, इंडियन साइड पे जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहां पे बहुत काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, और उसको काफी आगे लेके जाने का इरादा है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन साथ साथ हम आपको ये बता दें कि आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जितना मर्जी डेवलपमेंट कर लें, जो भी कर लें, हमें G20 के ऊपर ऑब्जेक्शन है। और हम ये कहते हैं कि G20 जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए। हरगिज कश्मीर में जो है G20 की वजह से ये सारी कंट्रीज जो है उनको आप वहां पे, उनके हेड्स को आप वहां कश्मीर में बुला के कश्मीर दिखाना चाहते हैं कि जी देखिए कितना पुरअमन है, कितना खूबसूरत है, यहाँ पे टूरिस्ट भी आ सकते हैं, और यहाँ पे इस किस्म की समिट्स भी हो सकती हैं। इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है। ये और बात है कि हमारे ऑब्जेक्शन करने से आपको कख फर्क नहीं पड़ता, अब उसका हम क्या करें। अब ये तो भाई बड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर हमें ऑब्जेक्शन हमें है। आपको कोई फर्क पड़े या ना पड़े इंडिया को, लेकिन ऑब्जेक्शन हम करते रहेंगे, क्योंकि कीड़ा है, समझ रही है, कीड़ा है ना, आप क्या करें, कीड़ा है तो है। तो बहरहाल, अब सॉरी ये एडिट कर देना तुम लोग भी ना, ये मैं एडिट करा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये हिस्सा आपको हरगिज वीडियो में नहीं मिलेगा। खैर, हम लोग चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाएं? वैसे तो बहुत सारी न्यूज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ न्यूज कल के लिए भी रख ली जाए, इसलिए कि सैटरडे को भी तो भेजा फ्राई आना है। तो आपसे मुलाकात होगी कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार कीजिए कि खान साहब का अगला आइटम कब आता है। थैंक यू।